बेहद खास मुद्दा इस बीच आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि इस वक्त चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति की एक बार फिर हो रही है। चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर से शिवसेना टूटने वाली है। हालांकि 2022 में एक कहानी हमने पहले ही देखी है, लेकिन इस बार जिस तरह से उद्धव ठाकरे से उनके अपने सांसद अलग होते जा रहे हैं, जिन्हें उद्धव गुट गद्दार करार दे रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह है और इन वजहों के बीच में कौन अवसर तलाश रहा है, इसकी कई तस्वीरें आने लगी हो और यही तस्वीर नई राजनीतिक पटकथा लिखती हुई नजर आ रही है। उद्धव का संकट, ये संकट क्या कहता है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से मातोश्री के दरवाजे चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी पर एक बार फिर से राजनीतिक संकट मंडरा रहा है? क्या 2022 में जो हुआ था उसका दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय लिखा जा रहा है? और क्या इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मातोश्री पहुंचना पड़ा है? क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं कि शिवसेना यूबीटी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि हम एक के बाद एक तस्वीरों में देख भी रहे हैं। कुछ सांसद, 6 सांसद लगभग नाराज चल रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा भी खूब हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट के सांसद दूसरी राह चुन सकते हैं और इस बीच कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं डीके शिव कुमार, उनका अचानक मातोश्री पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर संकट की घड़ी में सहयोगी दल का भरोसा दिलाने की कोशिश? तो ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे की राजनीति बार बार ऐसे मोड़ पर क्यों आ जाती है जहां उनके अपने ही साथी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत हुई, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी चला गया और उसके बाद भी क्या संगठन पूरी तरह संभल नहीं पाया? अभी ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ घंटे पहले ही शिवसेना ने अपने 60 साल पूरे किए और हमने आपके सामने वो चर्चा भी रखी कि आखिर ये जो असली और नकली की पहचान है, ये ताकत से, संगठनात्मक ताकत से समझ में आती है। हालांकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की रैली में उद्धव लगातार कहते रहे कि यही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना है, तो उधर एकनाथ शिंदे साहब भी ये कहते रहे कि दरअसल संगठन में शक्ति होती है और शक्ति में वो जो संगठन की तस्वीर नजर आ रही है वो सामने है, यानी असली शिवसेना शिंदे गुट वाली शिवसेना है। इन सब के बीच में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी हैं, जैसे उद्धव गुट कह रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से हो रहा है, बीजेपी ऑपरेशन टाइगर चला रही है। बीजेपी कह रही है कि ये तो आरोप लगाया जा रहा है, ये सब कुछ खुद उद्धव ठाकरे की वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनों को अपना नहीं समझा, बेगाना कर दिया और यही वजह रही कि उनकी नीतियों के चलते जिस तरह से पार्टी कभी कैडर बेस्ड पार्टी थी वो एक तरीके से कोलिशन पार्टी बन गई और यही वजह रही कि धीरे धीरे जो असली शिव सैनिक थे वो उद्धव ठाकरे से दूर जाने लगे। ऐसे तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऑल इज वेल, हमारी ताकत आज वही की वही है, जो हमारे अपने हैं वो आज भी हमारे साथ है। तो सवाल यही कि अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर ये टूट की खबर का आना, नाराजगी दिखाना, मातोश्री में लगातार बैठकों का दौर, ये क्या कहता है? सांसदों को एकजुट रखने की कवायद आखिर क्यों हो रही है? सहयोगी दलों को भी सक्रिय होने की जरूरत आखिर क्यों महसूस आन पड़ी है? सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या कांग्रेस को यह डर है कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हुई तो महाविकास आघाड़ी की गाड़ी की नींव हिल जाएगी, उसके पहिए हिल जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति का पूरा गणित ही बदल सकता है? और क्या भाजपा शिंदे गठबंधन इसी अवसर का इंतजार कर रहा है? शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना वही है। उद्धव गुट कह रहा है कि विचारधारा और कार्यकर्ता उनके साथ है, लेकिन जनता जानना चाहती है साहब कि आखिर बार बार सेना में बगावत की खबरें क्यों आती है? क्या नेतृत्व पर सवाल है? क्या संगठन में असंतोष है? या फिर ये केवल विपक्ष को कमजोर करने की राजनीतिक रणनीति जैसा कि आरोप लगता है? और ऐसे में रणक्षेत्र में आज हम पूछने वाले हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से बगावत की आहट से जूझ रही है? क्या मातोश्री में संकट मोचक बनकर पहुंचे डीके शिव कुमार? क्या महाविकास आघाड़ी को टूट का दर्द सता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ठाकरे का किला
मजबूत है या भीतर से दरक रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में हमारे आज के अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आइए देखिए, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का दौर है तो चंद प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की डिबेट। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। देखिए, शिवसेना तो भारत में एक ही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने 19 जून 1966 को बनाई थी मराठी माणूस और हिंदुत्व के विकास के लिए। तो हमें लगता है कि बाकी तो सब गुट हैं, तो वही शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, आदित्य जी कर रहे हैं, और बाकी अमित शाह जी जिस शिवसेना की बात करो गुट है। तो गुटों को रात को चोरी करना, तोड़ फोड़ करना, डकैती डालना, पार्टियां तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, भ्रष्टाचार करना, उससे आप पार्टी नहीं बना सकते, गुट बना सकते हैं। पार्टियां पुरानी होती हैं। बीजेपी 1980 में बनी, हमारी शिवसेना 66 में बनी, कांग्रेस तो आज़ादी से पहले बनी, समाजवादी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, ये सारी पार्टियां 20-20 साल 10-10 साल पुरानी हैं। आम आदमी पार्टी भी इवन 12 के बाद बनी, तो सारी पार्टियां पुरानी हैं। ये जो 2022 में बने, अब कल को कोई कॉकरोच पार्टी बना रहा है, कोई छिपकली पार्टी बना रहा है, कोई मॉस्किटो पार्टी बना रहा है, वो गुट है, गुट, वो पार्टी नहीं है, उसको मान्यता नहीं, क्योंकि उसका वोटर अभी कम होते हैं। तो हमें लगता है अमित शाह जी गुट की बात कर रहे होंगे, पार्टी तो एक ही है, बाला साहब ठाकरे जी वाली। साथ ही आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेला आहे, विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाहीये, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाहीये आणि पुढेही कधी वागणार नाहीये। मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही। विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तसे त्याची काही काळजी करू नका। पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत। माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू, संविधानिक बोला। तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा। मी जर कुठे चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला। कारण कसं आहे की एकदा माणसाचे मन तुटल्याच्या नंतर पुन्हा जुटत नसतात आणि बोलणं हे थोडं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको, उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप तो ये कहा जा रहा है कि जिस थाली में खाया उसमें छेद करके गए, संजय राउत बार-बार ये कह रहे हैं। हालांकि जो सांसद तीखे तेवर दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना में गए हैं, हमने कभी भी विचारधारा नहीं छोड़ी, जो विचारधारा के साथ जुड़े हैं हम उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए, हमारे लिए किसी भी तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना हो, हम हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं। हमने आपके सामने वो बयान भी रखा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि एक तरफ उद्धव गुट ये कहने की कोशिश करता है कि ये गद्दार हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ी, इन्होंने उद्धव ठाकरे जी के साथ इन्होंने बेईमानी की, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा होने की नौबत ही क्यों आई? आखिर क्या वजह रही कि ये सांसद जो अपने आप को सच्चा शिवसैनिक कह रहे हैं, आखिर शिवसेना और खास तौर से उद्धव ठाकरे जी से दूर क्यों हो गए? क्या वो अपनत्व और बंधुत्व जो उन्हें कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के संरक्षण में मिलता था, क्या वो बंधुत्व, वो परिवार अभी फिलहाल नहीं मिल रहा था? और जिस तरह से विचारों की बात लगातार आई कि हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज किया गया कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, तो ऐसे में क्या ये वही शिव सैनिक हैं जो लगातार असंतुष्ट थे और आखिरकार इतने द्रवित हो गए, इतने टूट गए कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? और इन सब के बीच में असली कौन, नकली कौन, कौन विचारधारा के साथ, कौन हिंदुत्व के साथ, ये तमाम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। तो क्या होगा आगे? ये संकट उद्धव का कहां लेकर जाएगा उन्हें? आइए खुलकर बात करते हैं। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुशील त्रिपाठी जी आ चुके हैं, यूबीटी
यानी शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट से राम भवन शर्मा जी आ चुके हैं, चंद्रभवन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास ही आ रही हूं। क्या चल रहा है ये? एक एक करके अपने बेगाने होते जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक ये संख्या हो तो समझ में आता है, लेकिन पहले तो हमने 2022 में देखा एक बड़ी संख्या और अब सांसदों की भी बड़ी संख्या। इसे क्या माना जाए? 12 साल से पहले जो पार्टियां थी या जो केंद्र सरकारें रहती थी, वो हर पार्टी के दरवाजे पे नहीं खड़े रहते थे। आज समस्या ये हो गई है कि वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। दूसरी बात, इतनी हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी मीडिया का, जितनी मीडिया है सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के विषय में बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनके लिए बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि साहब उनकी बाला साहब ठाकरे की लेगेसी, बाला साहब ठाकरे की जो उन्होंने सेना बनाई थी वो हिंदुत्व में नहीं चलना है। तमाम चीजों की चर्चाएं बराबर चल रही है और भाई से भी चली थी, भाई में डिबेट में बैठता था, तमाम चर्चाएं चल। जब हमारे संगठन टूटा, 40 विधायक चले गए, 15 विधायक हमारे साथ बचे, 3 सांसद हमारे पास बचे थे तरफ संगठन के पास। तो ये बात ये होती है कि सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं, टूटने का जो तरीके है चीज है वो आज से नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है। जब इंदिरा गांधी अलग हुई, शरद पवार जी अलग हुए, ममता बनर्जी हुई, लेकिन इनका एक कोरम था। ये अलग हुए, इन्होंने पार्टी बनाई और अपनी जो चीज है वो जनता के सामने रखी, जनता ने उन्हें चुना, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बने वो। और ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस छोड़ने के बाद शरद पवार जी रहे। तो ये चीज इन लोगों ने दिखाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये मनमुटाव बस अलग हुए, वो मिलते नहीं है। ये कैसे पूरी मीडिया नहीं समझ पा रही है। ये मीडिया के पास इतनी चीजें होती हैं, इतनी जानकारियां होती हैं, और पूरी मीडिया एक जो भाजपा ने लिख दिया कोरम उसी में चल। पूरी मीडिया में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि साहब उद्धव ठाकरे में कमी है। क्योंकि 2012 में जब हमारे साहब की मृत्यु हुई और तो 2014 के चुनाव से ही बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को कमजोर करना शुरू कर दिया। संजय जी, उन्होंने गठबंधन 2014 में नहीं किया था। देखिए आरोप, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, ये बड़ा अच्छा होता है कि आप बीजेपी को बोलिए, किसी और कोई और पार्टी आपको बोले, लेकिन सवाल यह है कि परिवार तब टूटता है जब मुखिया ढीला पड़ जाता है। परिवार का मुखिया अगर मजबूत रहता है तो परिवार में अनबन होने के बावजूद परिवार नहीं टूटता है। और इसीलिए मैं, 1 मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले आप ही की पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं चंद्रकांत खैरे साहब, उन्होंने भी ये बात माना कि बिल्कुल परिवार के मुखिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे जी उस भूमिका को, उस छवि को जो हम साहिब में देखा करते थे, उस भूमिका को नहीं आत्मसात कर पाए? नेता बनना आसान होता है, लेकिन नेतृत्व करना और जोड़ कर रखना उससे भी बड़ा काम होता है। सवाल इसका है संजय जी। लवली हमारी बात काटती, मैं उसी बात पे आपकी बात पे आ रहा था। बताइए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा जी का नहीं जमी, वो निकल गई। शरद पवार जी कहीं जमी, वो निकल गए, ममता जी निकल गई। मैं कहता रहा, मैंने पहले कह दिया आपसे, वो तो आपने इतना कह उससे पहले मैं कह दिया था। लेकिन उस समय ये नहीं था कि कोई दूसरी पार्टी बाहर खड़ी थी जो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, जो कहते नहीं आप मुख्यमंत्री बनिए आके। देखिए यहाँ अंतर इतना है। मैं कहता हूँ हमारे संगठन में कमी हो सकती है, समाजवादी पार्टी में कमी हो सकती है, उनके सांसद टूट रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में कमी है, 15 साल राज करने के बाद उनके सांसद टूट गए। तो ये जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मौका तो आप लोगों ने भी लिया था ना। नहीं, मैं आपकी पूरी बात समझ गई, आप वरिष्ठ हैं, आपकी पूरी बात भी मैं समझ गई, लेकिन जिस तरफ आप उंगली कर रहे हैं साहब, ये चीज तो फिर आप लोगों के साथ भी आई थी ना, क्योंकि आप लोगों के सामने भी ये कहा गया था कि ये परिस्थिति रहेगी और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये तो दोनों तरफ से था। ये यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बना और कौन नहीं बना। मुद्दा
मुद्दा ये है कि पार्टी अगर टूट रही है, नहीं मैं आपकी बात समझ गई सर, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। आपने मेरे सवाल को दरकिनार कर दिया। राम भवन जी, राम भवन जी, मैं बिल्कुल समझ गई संजय जी। पूरी पार्टी, राम भवन पूरी पार्टी गठबंधन करती है तो उसका महत्व अलग है, और कुछ अगर निकले तो जो अलग निकले हैं साहब, जो अलग निकले उनकी संख्या भी तो देखिए, और वो किस लिए अलग निकल रहे हैं, वो किस लिए अलग निकल रहे हैं। राम भवन शर्मा जी, ठीक है, राम भवन शर्मा जी हैं शिंदे गुट से, वो आपकी बात का जवाब देंगे। राम भवन शर्मा जी, संजय जी जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप, या आपकी सोच थोड़ी अलग है? राम भवन शर्मा जी, बिल्कुल गलत है। पहले हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस तरह से शिव सैनिकों को ट्रीट किया करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, जो आदर मान सम्मान करते थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सांसदों को, विधायकों को मिलना बंद हो गया, कार्यकर्ताओं को मिलना बंद हो गया। इसी कारण से वहां पे प्राइवेट लिमिटेड, इसी कारण है कि एक एक करके विधायक टूटते गए, आज सांसद टूटते गए, ये उनकी कहीं ना कहीं खामियां रही है। एक समय था जबकि राम भवन शर्मा जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा जवाब दे दो। मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ राम भवन जी, समय था। हाँ ठीक है, पुनः अगर आप बोल दें क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। राम भवन जी प्लीज, राम भवन जी बोलिए। मेरा एक कहना है कि द्विवेदी जी ने जो कहा वो सरासर गलत है। आपने कई सांसदों का आपने बयान सुना होगा कि जिस तरह से स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पहले सांसदों को, विधायकों को जिस तरह से ट्रीट करते थे, लोगों को आदर सम्मान करते थे, लोगों को सूचना दिया करते थे, उस प्रकार की आज मातोश्री पे ये सम्मान मिलता नहीं है, उनको सुनवाई नहीं होती है। आदरणीय उद्धव जी से मिलने के लिए घंटों घंटों देर इंतजार करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना कम हो गया है। यही कारण है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के विधायक और सांसद दोनों टूट टूट कर करके असली जो शिवसेना थी, एक समय की बात है कि उद्धव जी आज कह रहे हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह लेके चले गए, हमारे सांसद को लेके चले गए, हमारे विधायक को लेके चले गए। तो मेरा कहना है कि जो आदरणीय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि हमारी पार्टी कांग्रेस नहीं होने देंगे, और जिस दिन कांग्रेस होने की नौबत आएगा उस दिन हम दुकान बंद कर देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वही कांग्रेस को लेकर करके 2019 में मेजोरिटी किसकी दी थी? भाजपा और शिवसेना की मेजोरिटी थी। लोगों ने दिया था महायुति को संदेश दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पहला सुनते इसके बाद चंद्रमोहन जी के पास जाना है मुझे। राष्ट्रवादी 10 सेकंड मुझे दीजिए, बस एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, चालू हो गया। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप पूछ लीजिए कि 2.5 साल तक इंतजार क्यों किया, क्यों मंत्री बने? मंत्री न बनते, 2.5 साल इंतजार न करते, 2019 में छोड़ देता संगठन को जब वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो मैं समझ जाता कि आप सही परंपरा का निर्माण कर रहे। मैं भी शिवसैनिक हूँ 32 साल से, मैं भी 32 साल शिवसैनिक हूँ, और मैं 12 साल ठाकरे से मिला हूँ, तो ठाकरे से मिला हूँ, कितनी बार मिल चुका हूँ। 30 सेकंड राम भवन जी जवाब दे दीजिए ताकि मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊँ। फिर क्या करते रहे मुझे ये बता दें। ठीक है, 30 सेकंड में राम भवन जी जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड बस। के अंदर विधायकों का कहना था कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, और नहीं 2.5 साल तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 साल तक सरकार में क्यों रहे? 2019 में चले जाते अगर ऐसी बात थी। मैं तो सीधे तक कह रहा हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री की आकांक्षा इस तरह से उनको घेर लिया गया था, इस तरह से मुख्यमंत्री के लालच में इस तरह से आ गए थे। लवली जी आप मुझे समय बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास दोबारा आप दोनों के पास आती हूँ, क्योंकि बाकी के 3 मेहमान जल्दी सर से, क्योंकि ये यहीं पर ही आकर स्टकअप हो जाता है। लेकिन चंद्रमोहन जी देखिए, एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं से ये परिस्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में आज एक मुलाकात होती है, मुलाकात उद्धव जी की, मुलाकात डीके शिव कुमार जी की, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बात पर चिंतित है कि अगर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी का एक भी पहिया पंचर होता है तो निश्चित रूप से गाड़ी रुक जाएगी, और इसीलिए इस मुलाकात के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। चंद्रमोहन जी देखिए, इस मुलाकात के अंदर एक दोस्त के साथ मुलाकात और कुछ नहीं छुपा हुआ। इसका माननीय हमारे जो मित्र हैं ठाकरे जी, उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी किसी भी तरह से कांग्रेस में विलय नहीं होगा। उन्होंने बेबाकी के साथ इस बात को जवाब दिया है, और असली नकली शिवसेना का तो लाभ जी इस बात से प्रमाणित हो जाता है
कि अगर कोई चोर घर से सामान चोरी करके ले जाए और वो अपने कंधे पे रख ले और ये कहे कि ये सामान मेरा है, तो चोर चोर ही कहलाएगा, वो सामान उसका नहीं कहलाएगा, वो सामान उसी का कहलाएगा जिसका है। क्योंकि पार्टियां चोरी करी जा सकती हैं, विधायक चोरी करे जा सकते हैं, सांसद चोरी करे जा सकते हैं, लेकिन विरासत कभी चोरी नहीं करी जा सकती। और शिवसेना की विरासत बाला साहब ठाकरे के साथ, उनके पुत्र और उनकी उस पार्टी के साथ खड़ी है, जिसका नाम लेने के लिए भी जो शिंदे गुट के व्यक्तियों को बाला साहब ठाकरे का नाम लेना पड़ता है। ये विरासत महाराष्ट्र की है, ये विरासत वो है जो उस परिवार ने महाराष्ट्र को दी है। तो विरासत कभी चोरी नहीं होती, चोर भले ही कितनी चोरी करके चला जाए। और उसके लिए एक शायर ने कहा विरासत तो कि विचारधाराओं सोच से बदलो। विरासत मैं विचार दे रहा हूं, आप इसे सवाल एक सवाल जोड़ लेने दीजिए। विरासत विचारधाराओं के साथ चलती है, और अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी होते तो वो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करते? नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तुष्टीकरण नहीं, उनके लिए हिंदुत्व होता। तो यहाँ पर जरा मुझे ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो विरासत जो विचारधारा से कोसों दूर हो गई हो, वो विरासत कैसे आप बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जाके सटीक बैठती है? जरा ये स्पष्ट कर दीजिए मुझे। बाला साहब ठाकरे अगर होते, और बाला साहब ठाकरे तेज तर्रार नेता जो थे, वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि में से गए थे, और अगर उनका कहीं कांग्रेस के साथ मतभेद था, लेकिन कई जगह पर उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन भी किया था। और अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो आज देश के उन चोरों को डटकर मुकाबला करके मुझे बस इतना बता दीजिए कि आज अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी होते तो क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते? हाँ या ना? मैडम करते, हाँ या ना? मेरा वक्तव्य दे दीजिए पूरा, मैं देता हूँ आपके साथ। हाँ बताइए। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा कि शौक से बदलो, कि शौक से बदलो, मगर याद रखना, जो उद्धव ठाकरे ने कहा, मगर याद रखना हम जो बदले तो करवटे बदलते रह जाओगे। तो मैं महाराष्ट्र के उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे के साथ है, और जिस दिन देश की जनता ने वापस शिवसेना को बैठाया तो फिर करवटे ही बदलते रह जाएंगे। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ ना कि वो विरासत क्या है, सबसे बड़ी वो विचारधारा, वो विरासत कहाँ चली गई? मैं यही तो पूछ रही हूँ, मैं यही तो पूछ रही हूँ। आइडियोलॉजी तो है, जिस आइडियोलॉजी को एक व्यक्ति को बार बार कहना पड़ता है कि मैं बाला साहब ठाकरे का आदमी हूँ, मैं असली उद्धव ठाकरे, मैं असली शिवसेना हूँ, वो शिंदे गुट के लोग हैं। शिंदे गुट के वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, उनको बार बार कहना पड़ता है, उनको बार बार कहना पड़ता है कि मैं शिवसेना हूँ। उद्धव ठाकरे को नहीं कहना पड़ता कि मैं शिवसेना हूं। उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे आ गया, यानी ठाकरे परिवार आ गया, वो विरासत आ गई जो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें लगातार दी थी, जो बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र को विरासत के रूप में दी थी। सुशील त्रिपाठी जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। सुशील त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं। सुशील जी, सारा का सारा आरोप आप लोगों पर बढ़ा गया है, ये सारा आरोप आप लोगों पर ही मढ़ा जा रहा है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं। ये खुद को नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। सुशील जी। मेरी बहन लावणी, आज शिवसेना युवती की जो स्थिति है ना, वो किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं है, वो किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि उसके नेतृत्व और संगठनात्मक कमजोरी का परिणाम है। वो इनको जो लग रहा है, अभी कांग्रेस के हमारे भाई साहब ने कहा कि जिस दिन शिवसेना को वापस सत्ता में जनता बैठा देगी। अरे जनता सत्ता में ऐसे नहीं बैठाती। आपने सत्ता को क्या समझ रखा है? आपने जनता को क्या समझ रखा है? उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए विचारों को जीना पड़ता है, उसके लिए विचारों को जीना पड़ता है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बिल्ली के भाग से चीता फूटेगा, ऐसा नहीं होता है। आ रही हूं आपके पास। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को खड़ा करने के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए एक विचार को जीना है। और आप जो कह रहे हो कि आज बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा होता वैसा होता, बाला साहब ठाकरे ने एक स्पष्ट शब्द में कहा कि मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और आज चर्चा यहां चल रही है कि शायद शिवसेना कांग्रेस में जाकर के शामिल हो जाएगी क्या? शिवसेना कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाएगी क्या? ये चर्चा ही अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों, क्या जरूरत है? मैं कहता हूं अगर नदी में पानी कम हो जाएगा तो क्या नदी जाकर के किसी नाले में मिल जाती है? अरे नदी सूख जाएगी, नाले में नहीं मिलनी चाहिए। बताइए चंद्रमोहन जी, काउंटर आंसर कर लीजिए। उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त उदाहरण भी दे दिया, जल्दी से 30 सेकंड में, जो भाजपा, क्योंकि मैं सुरेंद्र जी के पास जाना चाहती हूँ। उनका लॉजिक बड़ा बेकार है। पहली बात तो बेबाकी के साथ इस बात को मैं आपको कह दूं कि शिवसेना कोई कांग्रेस में विलय नहीं करेगी। एक मित्र के नाते कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और रही बात आपकी जवाब का, मैं आपको देता हूं, बिल्कुल तपस्या करी है आपने तो इतनी तपस्या करी है कि तपस्या करते करते सनातन प्रेमी होते होते
आप भगवान रामचंद्र के मंदिर के 300 करोड़ का चंदा हड़प करके चले गए। आप ही ने उन पादुकाओं को उड़ा दिया। आप ही के उसी के अंदर 3 करोड़ की जगह 300 करोड़ तक चली गई और उसी का ट्रांसफर हो गया। एक दिन में 3-3 करोड़ चली गई। इस विषय पर चर्चा करेंगे आपने कि उस चोरी के लिए आपके पास कंप्लेंट करने की जगह नहीं है। तपस्या के लिए तो आप कितनी तपस्या। देखिए चंद्रमोहन जी, राजनीति करने के लिए तो आप लोगों को प्रभु श्री राम याद आते हैं, राम मंदिर में जो हो रहा है। ये डिस्कशन इस बात का नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उन्हीं प्रभु श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर तक बता दिया था, कोर्ट तक पहुंच गए थे आपके नेता। तो इस मुद्दे पर तो आइए ही नहीं, इस मुद्दे पर मत आइए। आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए और मुझे मत बताइए कि मेरा क्या काम है। मुद्दे को डिरेल नहीं होने दूंगी मैं, मुद्दे को डिरेल नहीं होने दूंगी मैं। तपस्या कैसी करी? सनातन की तपस्या करते करते मालिक, तपस्या राष्ट्र के प्रति होती है, तपस्या हिंदुत्व और धर्म के प्रति होती है। और यहाँ दिखता है कि हिंदुत्व और तुष्टीकरण की राजनीति। आप स्वयं कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आज अगर कॉम्प्रोमाइज की परिस्थिति है तो वो फिर कहा जाएगा कि विचारधारा सिर्फ दिखाने के लिए है, विरासत सिर्फ दिखाने के लिए है, विचारधारा नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे पाए। सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से, ब्रेक से पहले पत्रकार हैं। मैं आ रही हूँ। संजय जी रुक जाइए, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे उद्गार हैं, आप निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले जरा मुझे जाने दीजिए उनके पास। सुरेंद्र स्वामी जी के पास नहीं, ब्रेक का वक्त हो रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से मुझे बता दीजिए 1 मिनट में कि आपने सबको सुन लिया, सारी परिस्थितियां देख ली, उद्धव ठाकरे का संकट गहराने वाला है, ये मानते हैं आप? देखिए, यूबीटी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसका कारण यह है कि जब पार्टियां वंशवाद को विरासत समझने लगे तो उनका यही हश्र होता है। आप आइडियोलॉजी को विरासत समझने के बजाय वंशवाद को विरासत समझ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे तो कहीं रहे नहीं, अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो यूबीटी पार्टी है, वो बाला साहब की पार्टी थोड़ी ही है। और कौन जनता किसके साथ है ये तो असेंबली इलेक्शन में क्लियर हो गया था कि लोग किसको चाहते हैं। बाला साहब की आइडियोलॉजी क्या वो उद्धव के साथ मानते तो उद्धव के लोगों को जिता देते, उद्धव के लोग हार गए। इसका मतलब बाला साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो चुनाव में जनता ने रिजेक्ट कर दी और वो सबको स्पष्ट दिख रहा है। इनके आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, इनके आप कार्यकलाप देख लीजिए। तो जो ये अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर चले गए और अब उसको बार बार कहने से नहीं हम बाला साहब के असली हम नहीं है, असली हम से तो होता नहीं ना, आइडियोलॉजी नहीं है। आप उनके वंशज हैं, किसी को ऐतराज नहीं है इसमें, तो वंशज रहिए। अगर आप वंशवाद को मानते हैं कि वंशवाद विरासत है तो आपका अस्तित्व खतरे में है। अगर आप अपनी आइडियोलॉजी पे वापस लौटते हैं, जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी उस पे वापस लौटते हैं, तब आप कह सकते हैं कि भाई हम जो है विरासत को लेकर के चल रहे हैं। अब जितनी भी ये पार्टियां हैं जो वंशवाद पे चल रही है, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 65 साल जिस कांग्रेस ने राज किया वो क्या बेकार पार्टी है? क्या वो मतलब इस तरह की पार्टी जिस तरह अरे संजय जी बड़ी नाराजगी हो रही है, लेकिन आपने उनकी बात को नहीं सुना कि विचारधारा पे जरा थोड़ा और मंथन करिए। तो संकट में क्या उद्धव ठाकरे हैं? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, लगातार ये कहा जा रहा है कि विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज किया गया और इसी वजह से ये परिस्थिति आई है। संजय द्विवेदी जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब जरा बोल लीजिए आप कि क्यों आपको लगता है कि विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। संजय जी बोल लीजिए आप। 3 सांसद बचे थे, अभी चुनाव हुआ, हमारे 9 सांसद आए और 20 विधायक हमारे आए, तो जनता ने हमको 12% वोट दिया, 5% वोट इसलिए कट गया क्योंकि हमारे पास सिंबल नहीं था और हमारे पास संगठन का नाम नहीं था। पहली बात, परिवारवाद की बात करते हैं तो बाला साहब ठाकरे 30 साल पहले गठबंधन हुआ और 2014 में इन्होंने फिर गठबंधन सरकार बनवाई, सरकार से सहयोग कराया। क्यों कराया भाई? अगर राजनीतिक विशेषज्ञ जी इतने अच्छे आदमी है तो उद्धव ठाकरे को मना कर देना चाहिए था कि आप 2014 में समर्थन मत दीजिए। देखिए इनके परिवारवादी कितनी पार्टियां हैं। अजीत दादा पवार, उनके मरने का सुमित्रा पवार को बना दिया गया, मायावती, अनुप्रिया पटेल, रामविलास पासवान, अकाली दल, जेजेपी, पीडीपी, तमाम ऐसी पार्टियों में नाम दे दूं जो परिवारवाद की पार्टियां हैं और इनके साथ सहयोग कर रही है। भाई हम गुलामी नहीं कर सकते ना, तो हम हिंदू से चले गए, हमने तोड़ दिया, कांग्रेस गठबंधन कर लिया, तो हमने बाला साहब ने खुद इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, कहिए मैं भेजूंगा आपके पास,
इंदिरा गांधी का समर्थन बाला साहब ठाकरे ने चुनाव में किया था और उनके 20 साल तक 4 मुख्यमंत्रियों के सहयोग में वो रहे हमेशा। ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ना हो तो मैं यूट्यूब आपको भेज देता हूँ, द्विवेदी जी सुन लीजिए खुद भी। द्विवेदी जी नीतियों नहीं, आप सुनिए, आपका मैंने सुन लिया, अब आप मेरा सुन लीजिए। यहाँ नीतियों की बात हो रही है, उचित अनुचित की बात हो रही है, नीति अनीति की बात हो रही है, नैतिकता अनैतिकता की बात हो रही है। और यही सवाल, मतलब आप जो कह रहे हैं वो सही है, और जो गए आपसे टूटकर, जो आपके अपने थे, उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर वो ये कहते हैं, आप सवाल सुनिए, यही आक्रोश, यही एटीट्यूड आप लोगों को अपनों से दूर कर रहा है। आप पहले सवाल सुनिए, आपके अपने जो कभी आपके साथ थे वो कहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार बुरा किया जाता है। एक कैडर बेस्ड पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने लगी है। ये छोटा आरोप नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा आरोप है। आप लोगों ने कभी इस पर मंथन किया कभी आपने? संजय जी, मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, सुन तो लीजिए, मैं 32 साल जुड़ा हूँ। हाँ। बाला साहब से भी मिलता था, उदय जी से मिलता था। उदय तब मिला जब वो कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भी नहीं, तब से मैं उनसे मिल रहा हूँ और खुलेआम मिल रहा हूँ। हाँ, बाला साहब से मिलने में दिक्कत थी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उद्धव ठाकरे से मिलने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इतने वाह, यहाँ तो आपने उल्टा ही कर दिया, यहाँ तो आपने उल्टा ही कर दिया। यहाँ साहेब लगातार वो किस तरीके से अपने परिवार मानते थे शिव सैनिक को, उनकी एक नहीं कई गाथाएं हैं कि वो जब बाहर निकलते तो उन्हें याद रहता था कि कौन किस चेहरे से, अगर वो कई बार वो चेहरा दिखाई देता था तो वो स्वयं बुला लेते थे कि आखिर क्या परेशानी है। यहाँ आप उल्टा ही कह रहे हैं। राम भवन जी, मिलने में दिक्कत होती थी, लेकिन इनसे मिलने में दिक्कत नहीं। राम भवन जी, संजय जी जो कह रहे हैं आप सहमत हैं? आप लोग क्या राम भवन जी संजय जी जो कह रहे हैं, आपको पता होगा, संजय जी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जब स्वर्गीय हिंदू गुरुदेव बाला साहब ठाकरे जी ने जब भी महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता आई थी 1995 में, तो एक शिवसैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, आदरणीय स्वर्गीय मनोहर जोशी जी को। उसके बाद में नारायण राणे जी को मुख्यमंत्री बनाए, और बाला साहब ठाकरे जी का कहना था कि एकनाथ शिंदे जो है वो आनंद दिघे के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तैयार हुआ कार्यकर्ता है। आज उसको मुख्यमंत्री देखने के बाद यदि आज यहाँ पे हयात होते, जिंदा होते, तो सबसे बड़ी यदि खुशी होती तो बाला साहब ठाकरे की होती थी। तो वहां पे जो है वंशजवाद रह गई, पुत्रवाद रह गया। आप बताइए कि आदित्य ठाकरे जी उस वक्त किसी भी उनसे बहुत से सीनियर लोग थे इस पार्टी के अंदर, उनको नजरअंदाज कर करके उनको मंत्री बनाना, वहीं से शिवसेना का विघटन होना शुरू हो। कुछ गलत बोला हूं मैं? आप बताइए कि वहीं से विघटन चालू हो गया शिवसेना का। यदि वहीं से शिवसेना के कार्यकर्ताओं को यदि आप और कभी नहीं मंत्री पद दिए होते, मुख्यमंत्री बनाए होते और कांग्रेस के साथ में नहीं गए होते, विधायकों को यही खटका कि जिस कांग्रेस के कारण जो है कि बाला साहब ठाकरे जी को हमेशा तकलीफ दिया कांग्रेस ने, और उसी कांग्रेस के जाकर के गोद में बैठना, इस जो बाला साहब के जो सच्चे अनुयायी थे, विधायक थे, शिवसैनिक थे, उनको नागवार गुजरा। यही कारण है कि 2022 में पार्टी 2 टुकड़े में बढ़ गई। यानी विचारधाराओं की बात है, विचारधाराओं की बात है। ठीक में 2019 में जब महाविकास अघाड़ी गठन हुआ तो एकनाथ शिंदे मंत्री क्यों बने और 2.5 साल तक क्यों संघ में रहे? 40 विधायक। अगर इनको इतना कष्ट हो रहा था, इतनी परेशानी थी, चले जाते, लेकिन क्यों नहीं गए? तब मुख्यमंत्री पद पर नहीं था, तब CBI-CID इनके पीछे नहीं पड़ी थी, ये खुद रोने का दूर रख रहे थे कि साहब मेरे पीछे सुशील त्रिपाठी जी, ये आरोप बार बार इसलिए लगाए जाते हैं, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इसके 2.5 साल क्यों नहीं, 2.5 साल क्यों बैठे थे भाई? मंत्री बने उधर जी के साथ में क्या कारण था? आप ही बता दीजिए, आज मैं क्लियर कर दूं अपने को। एकनाथ शिंदे साहब ने, चलिए आप मुझे बता दीजिए, 2024 में अगर कांग्रेस से गठबंधन दिक्कत थी उनको और एनसीपी से गठबंधन दिक्कत थी तो 2.5 साल तक बैठे क्यों रहे? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, शिंदे का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था भाई, माना है, पार्टी ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने बात पूछी, संचार करिए, पूरे महाराष्ट्र ने माना है एकनाथ शिंदे का नेतृत्व। सरकार ने संविधानिक घोषित उन्होंने किया था। कैसी बात आप कर रहे हैं? क्यों 2.5 साल तक बैठे रहे भाई? आप 2.5 साल तक मंदिर में बैठते हैं, आप 2.5 साल हट जाते हैं अपना, 2.5 साल तक क्यों ना संघ में रहे? 2.5 साल लोगों ने, विधायकों ने चुन करके दिया और 2.5 साल मुख्यमंत्री जाकर के गोर गरीब जनता को न्याय दिया, लाडली बहनों को न्याय दिया, किसानों को न्याय दिया। और कौन? अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देश के नक्शे पे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया।
उनकी प्रेरणा लेनी उद्धव चाहिए, ठाकरे एक नाथ बने शिंदे मुख्यमंत्री। साहब की प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी बचे शिवसेना के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को। क्वेश्चन सुन लीजिए तब बोलिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो 2.5 साल तक एक नाथ शिंदे उनके साथ मंत्रिमंडल में क्यों रहे? हट जाते 2019 में, कहते मैं भाई हम तो कांग्रेस नहीं जाएंगे, ना हम एनसीपी के साथ जाएंगे। तो जो पत्र था सहमति पर राज्यपाल वही लेके गए थे, तो 2.5 साल तक क्यों सुन रहे? उस वक्त शिंदे साहब को नहीं पता था ना कि ये सरकार मुख्यमंत्री उद्धव साहब है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में रहेगी, रिमोट कंट्रोल जब शरद पवार जी के हाथ में रहेगी। ऐसी संभावना नहीं थी। जब इस प्रकार की संभावना उनको मालूम पड़ा, संभावनाएं हुई, ठीक है, चलिए संभावनाएं बहुत सारी बन रही है। तीन अतिथि हमारे साथ बैठे रह गए। आज तो मुझे लगता है कि शिवसेना और यूबीटी को ये आमने सामने कर देती, 40 मिनट से आराम से इनकी बहुत मन की बात भड़ास निकल आती। लेकिन चंद्रमोहन जी जल्दी से आपके पास आ रही हूँ और बीजेपी और सुरेंद्र स्वामी जी भी इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी एक बात बहुत जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, और राजनीतिक परिस्थितियों में अवसरवादिता एक बड़ा कॉमन शब्द हो गया है, एक दूसरे को कहा जाने लगा है। यहां मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अवसरवादी असल में बन कौन रहा है? चंद्रमोहन देखिए, अभी मेरे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के मित्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि 2.5 साल तक शिंदे गुट के जो लोग थे और शिंदे गुट खुद मंत्री बन के शिंदे जी क्यों बैठे रहे, और अगर जो इन विचारधारा से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से सहमत नहीं थे तो वो 2.5 साल मंत्री क्यों रहे? वो 2.5 साल के बाद फिर पार्टी तोड़कर स्टेट बाय स्टेट बदलते मुख्यमंत्री क्यों बने? सिर्फ लालच के लिए और प्रेशर के लिए और ताकत की उस बल का जिसको दिल्ली बैठकर गृह मंत्रालय और पीएमओ चला रहा था, उसकी बल में विरासत तो आज भी वही खड़ी है उद्धव ठाकरे के क्योंकि इशारा आपके तरफ हो गया है। विरासत वही है, लेकिन चोरी का माल भाजपा के पास गया हुआ है जो वापस असली शिवसेना के पास आना है। ठीक है, सुशील त्रिपाठी जी काउंटर आंसर कीजिए, क्योंकि आरोप आपकी तरफ क्या है? ये 2.5 साल क्यों बने रहे, 2.5 साल क्यों बने रहे, इसका जवाब यह है कि आपको क्यों बनना था, जिस लिए आपको बनना था उसके लिए वो बने रहे। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है हमने आपका कुछ चुराया है तो आपके लोग हमारे पास आए हैं ना, लेकर वापस आप लेकर जाइए। अरे आप ये नहीं ध्यान रखते कि आपने लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं का मोह क्यों हुआ आपकी पार्टी से? क्यों दूसरी बार आपकी पार्टी टूट रही है? एक बार इतना ये बताओ, आपको ध्यान में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि वो किस कारण से जब एक दल अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं दे पाता, पार्टी थी तो मेरे भगवान राम का कितना कैसा कार्य चोरी हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति, कैसे खतरा महाराष्ट्र की राजनीति है सुरेश स्वामी जी, महाराष्ट्र की राजनीति 30 सेकंड में समाप्त आपके साथ ही कर लेती हूँ। देखिए अभी खूब सारे आरोप प्रत्यारोप, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ऐसे मतलब लाखों अनगिनत ऐसे आरोप प्रत्यारोप निकलते रहेंगे। लेकिन देखिए जनता है, बहुत कुछ देख रही है और समझ रही है। सुरेंद्र स्वामी जी लास्ट समअप। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जिन्होंने जिंदगी भर हिंदुओं की थाली में खा के महल खड़े किए, वो मौका परस्त होकर खजूर खाने चले गए और अब कहते हैं कि हम असली हिंदू पार्टी हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, हम बाला साहब हैं, पर जनता तो नहीं मानती। जैसे जनता क्या मानती है वही सच है, और इस सच का आकलन सबको करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति दे रहा है आप लोगों ने उद्धव के संकट को लेकर ये विस्तारित जो चर्चा की है, इसमें बहुत सारे विश्लेषण और आकलन बाकी है। हमारी नजर फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर बनी रहेगी